सर आप यहाँ पर आए हैं, बार बार आप आ रहे हैं, लगातार आपको यहाँ पर देखा जा रहा है, किसानों के बीच आप पहुँच रहे हैं। कैसे आपको लग रहा है जिस लिए सरकार लगातार जो है इस पूरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिस तन मन और धन से जो सरकार लग रही है, पूरी हिम्मत से, पूरी मेहनत से, क्या लग रहा है कोई कमजोरी मिल रही है? पहले तो ये बताओ, मेरा आना मना है क्या? मेरे ऊपर धारा 144 लगी है क्या? भाई मेरे भाइयों का आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है। मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरी माताएं, मेरी बहनें सब लगी हुई हैं, तो मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं उसे निभा रहा हूं, आ रहा हूं, आता रहूंगा और हर पल कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन में सबके साथ में रहूंगा। दूसरी बात, जो किसान है, जो सरकार है, सरकार चाहे जो नौटंकी कर ले, बेहतर तो ये नौटंकी करना बंद करे, पर फिर भी जो नौटंकी करनी है कर ले। ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन कमजोर नहीं होगा, ये हर दिन हर पल मजबूत से और मजबूत होता चला जाएगा। और जब तक चलेगा, जब तक हमारी जो जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो तीनों बिल वापस नहीं होंगे और एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, सरकार कह रही है हम बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार चिट्ठी लिख रही है, भाई आ जाइए, बात करेंगे, सुलझाते हैं मामले को। दूसरी तरफ लोग हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है उनका अगर कोई विरोध कर रहा है, काले झंडे दिखा रहा है, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है, ये तो जो है मारना चाहते हैं। तो इस तरह के आरोप तो सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि ये जो गुंडे छोड़ रखे हैं, ये जो बदतमीज लोग छोड़ रखे हैं आंदोलन को बदनाम करने के लिए, पहले उनको बंद करें। अगर बातचीत करना चाहती है, मतलब अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो माहौल, क्या उनके खिलाफ इस तरह से केस दर्ज किए जाएंगे कि ये जो है हत्या करना चाहते हैं? देखिए, ये बीजेपी की सरकार का एक ढंग और तरीका है। आपको मालूम है, ये सरकार जब इस बार आई चुन के मई 2019 में, तो पहले 3 महीनों में इसने जो काम किया उस काम को समझो आप। लोग समझते नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्यों सब कुछ हो रहा है। सरकार ने सबसे पहले काम किया, RTI एक्ट को लगभग बिल्कुल मौत के घाट पर उतार दिया, यानी उसे खत्म कर दिया। दूसरा, UAPA कानून बनाए ताकि किसको भी भ्रष्टाचारी नहीं करे। अरे मोदी जी से ज्यादा भ्रष्ट कोई इस देश में है क्या? अमित शाह से ज्यादा भ्रष्ट कोई है? अगर ईमानदार हो आप, भ्रष्टाचार भ्रष्ट नहीं हो, तो जो आपने PM केयर फंड में कोरोना के नाम से पैसा लिया है, पहले उसे बताओ किस किसने दिया और कितना कितना दिया है। उसे RTI के दायरे में लाओ, उसका ऑडिट कराओ। अगर नहीं करा सकते तो साफ है कि आप भ्रष्ट हैं, 1 नंबर के भ्रष्टाचारी हैं आप। जिन भ्रष्टाचारियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा और बड़ा प्रमाण क्या होगा कि देश का प्रधानमंत्री निहायत ही भ्रष्ट व्यक्ति है। रामराज में जांच की, रामराज का तो हाल, भैया रामराज की बात कर रहे हो ना, तो इसमें जो भी समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी बोलने वाले लोग हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा। ये है रामराज। आपको मालूम है शंभू ऋषि को खत्म किया गया इसी रामराज में। आपको मालूम है बाली को मारा गया पीछे से, छुपके से। राम ने मारा था ना, यही रामराज। और यही रामराज है कि उसकी अपनी पत्नी, राम की पत्नी, राम को ईश्वर कहा जाता है, पुरुषोत्तम कहा जाता है। कैसे ईश्वर हो, कैसे पुरुषोत्तम हो? आप अपनी पत्नी, जिसे आप ब्याह के लाए हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है, उसकी 3-3 बार अग्नि परीक्षा लेकर भी आप उस पर शक कर रहे हैं। आखिर में सीता माता को आत्महत्या करनी पड़ी। आप जानते हैं ना, वो कहते हैं कि धरती फट गई और माता उसमें समा गई। धरती फटना एक मुहावरा है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो उसका पति है, इतना अपमानित किया उसने, आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। तो ये है रामराज। और रामराज, ऐसा रामराज अगर किसी को चाहिए तो ले लो भैया, हमें तो नहीं चाहिए। हमें तो संविधान का राज चाहिए, जिसमें हर नागरिक को बोलने का अधिकार हो, हर नागरिक की बात सुनी जाए और सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करे। आप कैसे देख रहे हैं कल जो है, कल 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई हम जो है 18,000 करोड़ जो है किसानों के खाते में डालने जा रहे हैं। तो एहसान कर रहे हैं क्या? एहसान कर रहे हैं क्या? ये नौटंकी है और ये किसानों को तोड़ने की एक साजिश है। ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा सरकार किसानों के भले के लिए कितना काम कर रही है। जितने भी, मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी जी आप 1 पैसा किसानों के खाते में मत दो, आप सिर्फ 2 काम करो। नंबर 1, जिस तरह से आप इस देश के उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हो, जिस तरह से इस देश के उद्योगपतियों को आप हर साल 5 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में छूट देते हो, एक बार बिना किसी भेदभाव के सभी छोटे बड़े सभी किसानों का कर्जा पूरी तरह से माफ करो। पूरी तरह से कर्ज मुक्त इस देश के अन्नदाता को एक बार करो। नंबर 1।
नंबर 2, जो एमएसपी है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार C2 जो बनता है, जिसमें किसान की मेहनत भी शामिल है, जमीन की कीमत भी शामिल है, उसके हिसाब से 50% बढ़ा के वो आप एमएसपी दो और एमएसपी को कानून बना दो। और ये कितना बैठता है, इसको मैं थोड़ा सा लोगों को समझा दूं, लोगों को समझना जरूरी। जैसे आज एमएसपी गेहूं की है 1975 रुपए, यानी 2000 रुपए मान लेते। ईमानदारी से अगर C2 वाला दें, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, जिसे बीजेपी ने अपने एजेंडा में लिखा हुआ है, अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आज की तारीख में जो एमएसपी है गेहूं की 3000 रुपए प्रति क्विंटल होनी चाहिए। इसी तरह से बाकी सारे जो अनाज हैं उनकी भी एमएसपी इसी तरह से बढ़ा हुआ। और एमएसपी इस देश के प्रत्येक किसान से ज्यादा बढ़ा दिया, यूपीए के नहीं, जो दे रहे हैं आप बढ़ा बेशक रहे हैं, लेकिन जो किसान को मिल रही है वो 10 साल पहले एमएसपी मिल रही है, 10 साल पहले वाले रेट मिल रहे हैं, तो आपके बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है? अभी क्योंकि मसला ये भी है, जिस तरीके से आप लोगों ने कॉल दी कि भाई पूरे देश भर में बीजेपी के नेताओं का बाइकआउट किया जाए, अडानी अंबानी का बाइकआउट की आपने बात की, प्रोडक्ट की बाइकआउट की बात की, देखा जा रहा है हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला की जो हेलीपैड बनाया जा रहा है उसको जो है फावड़ा लेकर खोद दिया। तो ठीक है, दुष्यंत चौटाला आते क्यों नहीं? दुष्यंत चौटाला सरकार के साथ में है और दुष्यंत चौटाला केवल एमएसपी की बात कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। हम एमएसपी की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं एमएसपी को कानून बनाया जाए और ये तीनों कानून वापस लिए जाए, दोनों चीजें साथ साथ। एक चीज नहीं चाहिए हमें, ये नौटंकी और ये जो आप कर रहे हो ये हमें मालूम है। एमएसपी को आप कानून बना भी दोगे या एमएसपी की लिखित गारंटी भी आप दे दोगे और ये तीनों कानून रहेंगे तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं। इसलिए ये तीनों कानून हटे, एमएसपी को कानून बनाया जाए, ये दोनों चीज किसानों को चाहिए। नेताओं के सामने नहीं, नेताओं के सामने कोई लाचारी नहीं है, नेताओं की नीयत खराब है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसको समझना जरूरी है कि अगर आज सरकार झुक जाती है, जो सरकार मानती है, और मैं ये मानता हूं कि आज नहीं तो कल सरकार झुकेगी, सरकार को घुटने झुकाने पड़ेंगे, सरकार के घुटने टूटेंगे, बात किसानों की उसे माननी पड़ेगी। लेकिन जो सरकार चाह रही कि अगर उनके किसानों के सामने आज वो झुक जाते हैं तो जो उनका एजेंडा है, ये सारे जो चीजें आएंगी उनके उस एजेंडे में रुकावट बन जाएगी, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जिस हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को वो लेके चलने 2025 के लिए, उसमें ये बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए सरकार मानेगी, लेकिन आसानी से मानेगी। रामदास अठावले जी कह रहे हैं कि अगर इस तरह से कानून वापस लिए जाने लगे फिर तो कोई भी कानून बनेगा, लोग आगे सड़कों पर बैठ जाएंगे, फिर तो संसद में हम करेंगे क्या? इसीलिए सवाल ये भी है। उधर जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि इसके बाद जो है सीए पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले। काय पे? सीए पे। अरे सीए पे तुम 1 साल में नहीं बढ़ सके, ये जो नौटंकी कर रहे हो सीए वाली, क्योंकि ये चुनाव हैं, अगले साल बंगाल में चुनाव हैं, असम में चुनाव हैं, इसलिए सीए एनआरसी की नौटंकी कर रही है। और अब कह रहे हो तुम में अगर दम था तो पिछले 1 साल से लागू क्यों नहीं किया सीए और एनआरसी? और मैं अब भी कह रहा हूं, सीए एनआरसी को आप किसी कीमत पर लागू नहीं कर सकोगे, ये केवल चुनाव की वजह से नौटंकी कर रहे हो। और रही रामदास अठावले जी की बात, ये ऐसे जितने भी नेता हैं, इन नेताओं की अपनी कोई औकात नहीं है, इन पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। इनको देखिए, किसी की बात करो, इनकी अपनी तो कोई औकात हो। जब अपनी कोई औकात नहीं है तो इनसे बात क्या करनी है? और देश को जब आप संसद में बैठ के आप ये नहीं समझ रहे कि कौन सा कानून देश को तबाह करने वाला। आज तो आप संसद में बैठे हैं, कल आप संसद में नहीं होंगे, तब आपको आना पड़ेगा ना बीच में जनता के, और आम आदमी की तरह रहना पड़ेगा। तब आपको पता लगेगी कि जो कानून आप बना के आ रहे हो, जिनका समर्थन कर रहे हो, उनका कितना भयानक प्रभाव है, ये समझना पड़ेगा। और जो लोग इस तरह के जो नेता पाल रखे हैं बीजेपी ने और जो उनकी बात कर रहे हैं, उन्हें यह भी समझ में आना चाहिए कि जिस दिन ये 2025 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे, तुम्हारे जैसे नेताओं को सबसे पहले गुलाम बना के अपनी चौखट पे बांधेंगे। इनको समझना चाहिए ये सारी चीजें। वो तो मना कर चुका है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसा कोई बात। मना तो हम कर रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, और तुम में दम है तो तुम घोषणा करके दिखा लो, बना के दिखा लो। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये भारत है, ये देश के सभी लोगों का देश है। इस देश में भिन्न भिन्न तरह के, भिन्न भिन्न समुदाय के, भिन्न भिन्न रीति रिवाजों के लोग रहते हैं। ये बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है।
तुम इस गुलदस्ता को तबाह करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस गुलदस्ते के जितने भी फूल हैं वो अपनी रक्षा करना जानते हैं। सारे के सारे लोग मिलजुल के इस खूबसूरत गुलदस्ते को बचाएंगे, इस भारत को बचाएंगे और भारत भारत ही रहेगा, कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि मुंबई से और पूरे देश भर से लोग जो है दिल्ली की ओर जो है कूच कर रहे हैं। देखा जा रहा है यूपी में भी किसानों को रोका गया और उधर जो है महाराष्ट्र से किसान आ रहे हैं शाहजहांपुर बॉर्डर पर जो आज पहुंचने वाले हैं। कैसे आप देख रहे हैं जिस तरीके से मूवमेंट जो बना है? अरुण जी, अभी तो पूरे देश से आएंगे। अभी तो आपने देख लिया ना, पहले कहते थे पंजाब के ही लोग हैं, फिर पिज्जा खाने वाले कहा, फिर जो भी कह रहे थे। अब आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ये आ रहे हैं ना। अभी आप देखना, साथ में गुजरात भी आएगा, राजस्थान भी आ रहा है। राजस्थान आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा जयपुर वाला जो रोड, वहाँ सारे राजस्थान के लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मध्य प्रदेश आएगा, कर्नाटक आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, तेलंगाना आएगा, बिहार आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा और नीचे से तमिलनाडु भी आएगा। समझ लेना, सरकार किसी भुलावे में ना रहे। हमें मालूम है क्योंकि हम आंदोलन में काम कर रहे हैं। सब अगर सरकार प्लानिंग बहुत सीधी सी है। मोदी जी जितनी जल्दी हो सके झुक के ये कानून वापस ले लो, माफी मांग लो, नहीं तो हम लड़ना भी जानते हैं और घुटने टिकाना भी जानते हैं। ठीक है। तो मेरे साथ भानु प्रताप जी जो यहाँ पर